नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यथोचित जवाब देने में भी सक्षम। कहा, देश की अखंडता और एकता के साथ नहीं किया जाएगा कोई समझौता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने शहीदों के सम्मान में रखा 2 मिनट का मौन। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवान ने राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। कहा, सेना राज्य में शिक्षा और खेल क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए तत्पर। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का लिया निर्णय। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड सहित 8 राज्यों को किया जाएगा शामिल। भारतीय सेना ने कहा है कि वो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं। यही सोमवार रात दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस झड़प में एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के वक्तव्य में बताया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर 0 से नीचे के तापमान में ड्यूटी पर तैनात 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री ने आज लद्दाख की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने हिस्सा लिया। इधर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन विवाद पर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री देश के बड़े नेताओं के साथ भारत चीन सीमा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इधर कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने आज दूसरे दिन विचार विमर्श शुरू करने से पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यथोचित जवाब देने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री सहित सभी उपस्थित मुख्यमंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका इस तनाव के शांतिपूर्ण समाधान की आशा कर रहा है। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने और जन भागीदारी पर जोर दिया है। आज देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने सही समय पर सूचनाओं के मिलने, टेस्टिंग को बढ़ाने और हर जीवन को बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देते हुए वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम इसके लिए तैयार करनी होगी। पीएम ने मानसून से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और कोरोना रोगियों की सही देखभाल पर जोर दिया। दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त स्टॉक है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। अब तो पीएम केयर फंड के तहत भारत में ही बने वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देना है। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवान ने आज राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात कर कोविड-19 की स्थितियों से निपटने में सेना द्वारा राज्य के दुर्गम इलाकों, विशेषकर पूर्वी जिलों में पहुंचाई जा रही सहायता के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल संगवान ने बताया कि तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में विशेष रूप से सहायता उपलब्ध कराई है, जिनमें आवश्यक सामानों की आपूर्ति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स राज्य में शिक्षा और खेल कूद के विकास में सहयोग देने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने किसी भी संकट में सेना द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान असम राइफल्स के ब्रिगेडियर तपन लाल शाह और कर्नल राजेश सिंह भी उपस्थित थे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 52.79% हो गई है। अब तक 1,86,935 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,922 लोग ठीक हुए हैं और कुल 1,55,227 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,54,065 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 2,003 मरीजों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 11,903 पर पहुंच गया है। मृत्यु दर 3.6% हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 99 है, जिनमें से 92 सक्रिय मामले हैं और 7 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हागे अम्बिंग ने बताया कि राज्य में अब तक कोविड पॉजिटिव के सभी मामले एसिम्टोमेटिक यानी बिना किसी लक्षण के हैं और उनका प्रभावी इलाज किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील करते हुए कहा कि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे 100% कोविड-19 की जांच और इलाज में अपना योगदान दे सकेंगे। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है ये अच्छी तरह से कर रही है, डिपार्टमेंट कर रही है अच्छी तरह से कर रही है और वो लोग गाइडेंस लाता है आपके भलाई के लिए है, तो हम लोग सब फॉलो करें। इसमें प्रिकॉशन में इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोग का पर्सनल हाइजीन जैसा कि गाइडलाइंस पर है, जो डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। देन दूसरा बात है हम लोग का जो कोविड के लिए जो काम कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल और पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी सिटीजन है, उसका एक वॉलंटियर सा काम कर रहा है, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करें और आपको हम लोग ऑस्ट्रेसाइज नहीं करें। ऐसा मेरा हॉस्पिटल में भी ऐसा आ जाता है कि बार बार
डेली आता है एक न एक आदमी को, ये लैंडलॉर्ड लोग बैठने का रेंटेड हाउस बिल्डिंग लोग थोड़ा वो नहीं आने से ठीक है, वो है, ऐसा करके हमारा कंप्लेंट ज़्यादा होता है। उसको थोड़ा हम लोग को कोऑपरेट करें, सो दैट हम लोग फ्रीली काम करें और गवर्नमेंट को साथ दें, आप लोग को साथ दें और ट्रीटमेंट में आगे बढ़ें। और आगे अभी जितना हम लोग अच्छा करेगा उतना मतलब हम लोग का ऐसी स्थिति में रहेगा। हम लोग जितना लूज होगा इतना हम लोग केसेस मिल जाएगा और हम लोग का आगे बढ़ने के लिए कष्ट मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 8 राज्यों कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में इन परिसरों का विकास किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इन परिसरों की स्थापना ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर करने के उद्देश्य से की जा रही है। इनकी स्थापना का उद्देश्य प्रत्येक राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने बताया कि इन परिसरों का चयन सरकार की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए विश्लेषणों के पश्चात किया गया है। इन परिसरों में खेल के क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन परिसरों का संचालन और देखभाल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। प्रशिक्षकों, उपकरणों, कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे पर होने वाला खर्च खेलो इंडिया योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिला प्रशासन के साथ एक बैठक करते हुए सभी कर्मचारियों से एक अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। जिले के शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने नामसाई जिले के सर्वांगीण विकास के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छी कार्य संस्कृति के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने को कहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन की विस्तारवादी नीति के विरोध में देश के सभी नागरिकों से चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की है। इस संगठन के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इससे एक तरफ जहां मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जा सकेगा। पूरी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। ये बात ठीक है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हूं। ये संकल्प आज देश के सभी व्यापारियों ने बहुत जोरदार तरीके से लिया है और हम ये दिखाएंगे कि दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान और चाइना के बीच होने वाले व्यापार में 1 लाख करोड़ के व्यापार की चपत कैसे चाइना को लगाई जा सकती है। हमने कल 500 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 ऐसे उत्पाद हैं जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन वो उत्पाद भारत के अंदर भी बनते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हम ऐसे सभी उत्पादों का बहिष्कार कर सकते हैं और ये वो उत्पाद हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम आते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। जोर हमारा इस बात पर रहेगा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर आज से वेबिनार शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय वेबिनार के पहले दिन शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपना विचार रखा। कोविड-19 के चलते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वेबिनार के माध्यम से छात्रों से जुड़े रहने और विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन करने के दिशा निर्देशों के तहत RGU के विभिन्न विभागों द्वारा नियमित अंतराल पर वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना महामारी से प्रभावित राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है। उचित मूल्य की दुकानों से कार्ड धारकों और अन्य कामगारों को फ्री राशन मिलने से उन्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन से रोजी रोटी पर असर पड़ने से वे बहुत चिंतित थे, पर PMGKY के तहत चावल और दाल मिलने से उन्हें राहत मिली है। अच्छा है
धन्यवाद बहुत बहुत। हम लोग का ऐसा लॉकडाउन का समय में हम लोग को अच्छे से चावल भी दिया है, फ्री चावल मिला है, दाल मिला है, 3 बार मिला है, जिन्हें वाला धन्यवाद है। चावल मिला है 30 kg, दाल 2 kg, सरकार जो दिया ठीक है दिया है। 25 kg चावल मिला है, 2 kg 1 kg दाल मिला है, और इतने इससे तो और ज़्यादा क्या मिलेगा, वही ठीक है हम लोग का लिए, इतना मिलना भी बहुत अच्छा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।